कैसे औरंगजेब ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और छत्रपति संभाजी महाराज की जुबान और आंखें बेरहमी से निकाल दी। और आखिर संभाजी महाराज के पकड़े जाने की असली वजह क्या थी? देखिए इस दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले ऐतिहासिक अध्याय का चौंकाने वाला सच। औरंगजेब का ध्यान अपने सबसे बड़े दुश्मन छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी पर था। औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़कर भयंकर यातनाएं देना चाहता था। औरंगजेब बीजापुर पहुंचा और दरबार लगाया। औरंगजेब ने धन का इस्तेमाल करके छोटे मराठा राज्यों को अपनी तरफ कर लिया। अब जीत बहादुरी से नहीं बल्कि सोची समझी तरकीबों से हासिल की जानी थी। इसका प्रभाव यह हुआ कि मराठा बिखर गए और अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित हो गए। अब औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने की योजना पर काम करना शुरू किया। उसने चेतावनी दी कि छत्रपति संभाजी महाराज जो रायगढ़, राजगढ़ और पन्हाला जैसे किलों के बीच लगातार स्थान बदलते रहते हैं, उन्हें केवल मैदानी इलाकों में पकड़ा जा सकता है। उसने छत्रपति संभाजी महाराज के परिवार, विशेष रूप से शिर्के खानदान के साथ छत्रपति संभाजी को पकड़ने की योजना बनाई। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज और कालश के बीच के गहरे बंधन को उनकी कमजोरी माना और इस मौके का फायदा उठाने की रणनीति तैयार की। मुगल सम्राट ने मुकर्रब खान को कोल्हापुर में तैनात किया, जिससे वह पन्हाला के पास छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ सके। साथ ही मुगल बेस को अहमदनगर शिफ्ट करने की योजना बनाई गई। दूसरी ओर छत्रपति संभाजी महाराज येसुबाई, राम राजा और अन्य सलाहकारों के साथ स्थिति पर गंभीर चर्चा कर रहे थे। मुगलों ने कई अहम ठिकानों पर कब्जा कर लिया था और उनकी सेनाएं रायगढ़ की पहाड़ियों तक पहुंच चुकी थी। उधर छत्रपति संभाजी महाराज अपनी रणनीति बना रहे थे। छत्रपति संभाजी महाराज ने कालशजी को पुर्तगालियों और अंग्रेजों से बातचीत के लिए भेजा था, लेकिन उन्हें वहां से कोई मदद नहीं मिली। इस स्थिति में छत्रपति संभाजी महाराज ने निर्णय लिया कि वह 100 घुड़सवारों के साथ पन्हाला जाएंगे। उन्हें पता था कि बड़ी सेना ले जाने से मुगलों का ध्यान आकर्षित होगा, जिससे उनकी योजना विफल हो सकती थी। छत्रपति संभाजी महाराज पन्हाला के लिए रवाना हुए, यह जाने बिना कि मुकर्रब खान कोल्हापुर पहुंच चुका है। मुकर्रब ने अपने जासूस रायगढ़, पन्हाला और आसपास के इलाकों में फैला दिए थे ताकि छत्रपति संभाजी महाराज को गिंजी या वेल्लोर की ओर बढ़ने पर घेरा जा सके। छत्रपति संभाजी महाराज की पन्हाला तक की यात्रा बिना किसी बाधा के पूरी हुई। वहां उन्होंने कालश को बचाया। छत्रपति संभाजी महाराज ने सोलझाई देवी के मंदिर जाने की योजना बनाई। कोंकण के सामंत भी मुगलों के अधीन हो गए थे। पुर्तगाली इस संघर्ष को और कठिन बना रहे थे। घटते संसाधन और बढ़ते खर्च छत्रपति संभाजी महाराज के सामने बड़ी चुनौती थे। विशालगढ़ से उतरते हुए छत्रपति संभाजी महाराज ने संगमेश्वर में अपनी सेना को पुनर्गठित करने की योजना बनाई। घने जंगलों और खड़ी चट्टानों से होते हुए छत्रपति संभाजी महाराज कोंकण पहुंचे, जहां उनकी घुड़सवार सेना घाटी के नीचे इंतजार कर रही थी। दूसरी ओर मुकर्रब खान ने कोल्हापुर के पास हजारों घुड़सवारों के साथ डेरा डाला हुआ था। मुकर्रब खान ने अपने जासूसों को तुरंत रिपोर्ट देने का आदेश दिया। उसने 2000 तेज तर्रार घुड़सवारों का चयन किया जो पहाड़ी युद्ध में माहिर थे। कोल्हापुर और पन्हाला के पास मराठा जासूस लगातार मुगल शिविरों पर नजर बनाए हुए थे। इन इलाकों में हलचलें सामान्य थीं, लेकिन मुकर्रब खान सतर्क था। वह जानता था कि कोंकण और बेलगाम के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी घुड़सवार सेना या हाथियों का उपयोग असफल साबित होगा। छत्रपति संभाजी महाराज देवरुख पहुंच गए। इसी दौरान मुकर्रब खान को सूचना मिली कि पन्हाला से देवरुख की ओर एक छोटी मराठा टुकड़ी जाती हुई देखी गई। उसने अपने जासूसों को जांच का आदेश दिया। इसी बीच मुकर्रब खान अपने 2000 घुड़सवारों के साथ संगमेश्वर के जंगलों में छत्रपति संभाजी महाराज को फंसाने के लिए आगे बढ़ रहा था। देवी के दर्शन के बाद छत्रपति संभाजी महाराज संगमेश्वर के लिए वापस रवाना हुए। मराठा शिविर के पास पहुंचने पर गार्ड ने उन्हें बताया कि पन्हाला की दिशा से मुगल आते देखे गए हैं। शरणोबद्ध घोरपड़े ने खतरे को भांपते हुए छत्रपति संभाजी महाराज से अनुरोध किया कि वह 200 सैनिकों के साथ संकरी पहाड़ी पगडंडी से निकल जाएं। लेकिन तभी छत्रपति संभाजी महाराज को पता चला कि कालश पास की पहाड़ी पर अब भी अनुष्ठान कर रहे थे। चेतावनियों के बावजूद
छत्रपति संभाजी महाराज उन्हें लाने के लिए वापस लौटे। कालश देखते हैं कि वे मुगल घुड़सवारों से घिर चुका है और वे तलवार लेकर शहर की ओर भागते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज को ढूंढने के प्रयास में एक तीर उनके कंधे में आ लगा और वे जमीन पर गिर पड़े। इस बीच मुखर्रब खान की सेना ने मराठा शिविर पर हमला कर दिया। मुगलों ने सैनिकों का निर्दयता पूर्वक कत्लेआम किया। शरणोबत घोरपड़े ने इस लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए। जब छत्रपति संभाजी महाराज संगमेश्वर लौटे तो उन्होंने पाया कि पूरा कस्बा दुश्मन की सेना से घिरा हुआ था। हालात की गंभीरता को भांपते हुए उन्होंने सरदेसाई के घर में शरण ली और अंतिम लड़ाई की तैयारी शुरू की। छत्रपति संभाजी महाराज कालश की चीख सुनकर सरदेसाई के घर से बाहर निकले, लेकिन तुरंत ही मुगल सैनिकों से घिर गए। मुखर्रब खान के सैनिक हर घर की तलाशी ले रहे थे, लोगों को बाहर खींचकर जंजीरों में जकड़ते जा रहे थे। जब मुखर्रब की नजर छत्रपति संभाजी महाराज पर पड़ी तो उसने औरंगजेब द्वारा भेजे गए चित्र से उनकी पहचान की। घायल और जंजीरों में जकड़े हुए कालश को भी मुखर्रब के सामने लाया गया। मुखर्रब ने उन्हें छत्रपति संभाजी महाराज के करीबी साथी के रूप में पहचान लिया। छत्रपति संभाजी महाराज और कालश सहित सभी कैदियों को भारी जंजीरों से बांधा गया। उनके मुंह बंद कर दिए गए और उन्हें घोड़ों पर लाद दिया गया। मुखर्रब उन्हें घने जंगलों से ले गया ताकि मराठा सेना को कोई चेतावनी न मिले। उधर औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज के आगमन की तैयारी कर रहा था। जब कैदियों को किले में लाया गया तो उनकी गरिमा छीन ली गई। छत्रपति संभाजी महाराज और कालश को मसखरे जैसे कपड़े पहनाए गए। उनके सिर पर घुंघरू लगी टोपी और गले में गाय की घंटियां बांध दी गईं। छत्रपति संभाजी महाराज के हाथों को लकड़ी के तख्ते से बांधा गया, जो उनके कंधों के ऊपर रखा गया था। इसके बाद कैदियों को ऊंटों पर बिठाकर गलियों में परेड कराया गया। उनके चारों ओर मुगल सैनिक और दर्शक चीखते चिल्लाते और अपमानजनक बातें कर रहे थे। ढोल और गालियों की गूंज के बीच भी छत्रपति संभाजी महाराज और कालश शांत और अडिग बने रहे। उनकी आंखों में न तो शर्म थी न हार का भाव। यह क्रूर परेड बहादुरगढ़ किले के दीवान ए आम में समाप्त हुई। खून से सने और जंजीरों में जकड़े हुए छत्रपति संभाजी महाराज और कालश को विशाल कक्ष में लाया गया। वहां औरंगजेब उनका इंतजार कर रहा था। कैदियों की जंजीरें पॉलिशड फर्श पर खनक रही थीं, उनके पीछे खून की लकीरें छोड़ रही थी। यह क्षण मराठा इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बन गया, जहां अपमान का नंगा नाच हुआ। दीवान ए आम में खड़ी भीड़ के बीच छत्रपति संभाजी महाराज की नजरें औरंगजेब से मिलती हैं। तमाम अपमान और पीड़ा के बावजूद छत्रपति संभाजी महाराज को समर्थ रामदास की सीख याद आती है, कुछ क्रोध रखो, कुछ धैर्य बचा लो। दूसरी ओर औरंगजेब अपनी जीत पर गर्व करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए घुटने टेकता है। उसी समय कालश ने मौके का फायदा उठाकर एक शक्तिशाली कविता सुनाई। राजन, आप हो रक्त के देवता, आपको देख बादशाह ने अपना तख्त छोड़ दिया और घुटनों पर झुक गया, इसे उसका सम्मान मानो। इस काव्यात्मक विरोध से औरंगजेब आग बबूला हो गया और उसने तुरंत कैदियों को वहां से हटाने का आदेश दिया। छत्रपति संभाजी महाराज अंधेरे काल कोठरी में पड़े थे, शारीरिक रूप से टूटे हुए लेकिन मानसिक रूप से अडिग। अपने पिता की शिक्षाओं से प्रेरित होकर उन्होंने मराठा जनता के दिलों में स्वतंत्रता की लौ जलाने की कल्पना की। औरंगजेब सामने खड़ा हुआ। छत्रपति संभाजी महाराज मुस्कुराए और उनकी यह मुस्कान औरंगजेब के गर्व को चोट पहुंचा रही थी। औरंगजेब ने उन्हें उकसाने की कोशिश की, उनके वंश और उनके पिता से कथित गद्दारी का जिक्र किया, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। छत्रपति संभाजी महाराज अपने सामने खड़े औरंगजेब को पलटकर उसके अत्याचारों की गिनती करवाते हैं। सरमद और गुरु तेग बहादुर को यातनाएं देने से लेकर पूरे हिंदुस्तान में फैलाए गए क्रूरता और रक्तपात तक उन्होंने उसकी हर निर्दयता का उल्लेख किया। उनकी बातें औरंगजेब को झकझोर देती हैं। इसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज को बेरहमी से पीटा जाता है। एक सप्ताह गुजरता है। छत्रपति संभाजी महाराज और कालश को इस्लाम और मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया जाता है। मुख्य काजी उन्हें 15 दिनों की सार्वजनिक यातना और अपमान के बाद मौत की सजा सुनाता है। सजा के दिन छत्रपति संभाजी महाराज को
सार्वजनिक मंच तक घसीट कर ले जाया जाता है। उनके चारों ओर भीड़ हंसती और चीखती हुई जमा थी। जुल्फिकार खान झल्लादों के साथ लाल लाल अंगारे और लोहे की चिमटियां लिए मंच पर पहुंचता है। औरंगजेब पास के एक तंबू से तमाशा देख रहा था। छत्रपति संभाजी महाराज आने वाले अत्याचारों के लिए खुद को तैयार करते हैं। जुल्फिकार खान के जल्लाद अपने उपकरण लेकर आगे बढ़ते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरती है। छत्रपति संभाजी महाराज का मुंह जबरन खोला जाता है। उनकी जीभ को लाल गर्म चिमटियों से पकड़ा जाता है और उसे जड़ से खींच लिया जाता है। औरंगजेब इसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज की आंखें निकालने का आदेश देता है। रायगढ़ में महारानी येसुबाई को छत्रपति संभाजी महाराज की निर्मम हत्या की खबर मिलती है। उन्हें बताया जाता है कि पहले उनकी जीभ खींची गई, फिर आंखें निकाल ली गईं और अंत में कोरेगांव में उनके अंग एक एक कर काट दिए गए। छत्रपति संभाजी महाराज के 9 वर्षों के शासन का अंत खून और बलिदान में हुआ। येसुबाई अपने दुख को राष्ट्र के लिए हथियार में बदलने की शपथ लेती है। पूरे दक्कन में एक मौन क्रांति उभरने लगी। किसान, कारीगर, आदिवासी और यहाँ तक कि जो मुगलों से दगा कर चुके थे, सभी में छत्रपति संभाजी महाराज के अपमान का बदला लेने की आग जल उठी। छत्रपति संभाजी महाराज की निडर मृत्यु ने ऐसी आग भड़काई जिसे कोई मुगल सेना बुझा नहीं सकती।